वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं मेंशन 24। शुरुआत में हमें एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अमृता को दिखाया जाता है जो कि घायल हालत में एक खंडर मेंशन में पड़ी हुई है और मन में सोच रही है मैं इस मेंशन के राज का पता लगाने यहाँ पर आई थी, पर लगता है कि अब मैं खुद एक राज बनकर रह जाऊंगी। जिसके साथ ही कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि अमृता के पिता कालिदास जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है वो कोई कीमती चीज लेकर देश से फरार हो गए, जिस कारण उन्हें सभी गद्दार बोल रहे हैं। अब कालिदास की पत्नी यानी कि अमृता की माँ से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस कारण अमृता को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इधर अमृता अपने पिता के यूं अचानक गायब हो जाने के पीछे का राज जानने में लगी हुई है, क्योंकि उसे पता है उसके पिता कभी ऐसी गद्दारी नहीं कर सकते। हालांकि मीडिया वाले उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। तभी अमृता को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां पहुंचने पर डॉक्टर उससे कहती है कि आपकी माँ पर ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा है, हो सकता है कि घर के माहौल में ये ठीक हो जाए, इसलिए आप कुछ दिन घर पर ही रखिए इन्हें। अमृता बिल्कुल ऐसा ही करती है, यहाँ तक कि उसने घर में अपनी माँ की देखभाल करने के लिए एक नर्स को भी रखा होता है। अब अमृता कालिदास के बॉस जयप्रकाश से मिलने जाती है, जो कि एक तरह से अमृता से यही कहते हैं कि तुम्हारे पिता कोई कीमती चीज लेकर भाग चुके हैं, तुम समझो वो गद्दार हैं। अमृता फिर कहती है मेरे पिता गद्दार नहीं हो सकते और मेरे पिता को आखिरी बार एक खंडर मेंशन के पास देखा गया था, लोगों से पूछताछ पर यह मुझे पता चला है। इस बात को सुनकर जयप्रकाश थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो अमृता से कहता है कि भला वो वहाँ क्या करने गए होंगे, तुम लोगों की बात का विश्वास करना बंद कर दो, क्योंकि कहते हैं वहाँ जो एक बार गया वो कभी वापस नहीं आया। मगर अमृता इस सिलसिले में सीधा पुलिस से मदद मांगने पहुंच जाती है। वो चाहती है कि पुलिस उसके पिता को उस मेंशन में जाकर ढूंढे। यहाँ भी मेंशन का नाम सुनते ही पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं और उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तभी एक कांस्टेबल अमृता को उस मेंशन का पता देता है, जो कि पहाड़ी के एक सुनसान इलाके में है। साथ ही वो अमृता से कहता है कि वहाँ तुम संभल कर जाना। इसके बाद अगले सीन में हम अमृता को उसी मेंशन के सामने देखते हैं, जहाँ उसे कई सारी अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसे कि वहाँ कोई रिचुअल वगैरह किया गया हो। वो यहाँ के डरावने माहौल को देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वैसे दोस्तों, क्या आपके गाँव, शहर या मोहल्ले में ऐसा कोई खंडर है जहाँ भूत हो, और अगर कभी आप वहाँ गए हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल कहानी में आगे अमृता मेंशन में ना जाकर पास ही में मौजूद एक गार्ड रूम में जाती है। हालांकि वो हैरान है कि इस खंडर की रखवाली के लिए एक गार्ड की जरूरत भला क्यों है। इस पर गार्ड अमृता से कहता है कि विक्रम बेताल में बेताल हर बार विक्रम से इतने सवाल शायद इसीलिए करता था क्योंकि शायद उसे कुछ और ही जानना था। फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अमृता जवाब देती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं यहाँ इस मेंशन की हिस्ट्री के बारे में जानने आई हूँ ताकि इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख पाऊँ। गार्ड उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें इस मेंशन के बारे में जानने के लिए इसमें घटी कुछ कहानियां सुननी होंगी, जिसमें से पहली कहानी है रूम नंबर 504। इस कहानी में हमें एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि एक किताब को शांति से लिखने के लिए इस मेंशन के रूम नंबर 504 में आया है। राइटर का नाम है चतुर्वेदी, जो कि अपनी बीवी और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, खास करके बच्चों से तो उसकी अलग ही खुन्नस होती है। फिलहाल अपनी बीवी को उल्टा सीधा बोलकर जैसे ही वो फोन काटता है तो उसे वहाँ पर किसी बच्चे की आवाज आती है। अगले पल उसका टाइपराइटर खुद ब खुद टाइप करने लग जाता है, जो लिखता है कि नीचे के रूम 404 में बच्चे हैं, इसलिए तुम ज्यादा शोर ना करो। अब ये सब कुछ देखकर चतुर्वेदी को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो पास ही के एक मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा लेने जाता है, जहाँ एक स्वप्ना नाम की लड़की होती है। उसी वक्त वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि स्वप्ना को एक लिस्ट देता है जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है। अब वो सब यहाँ तो मिलता नहीं, तो स्वप्ना उससे बता देती है कि ये सब कुछ आपको बगल की दुकान से मिल जाएगा। फिर उसके जाने के बाद स्वप्ना चतुर्वेदी को भी दवा दे देती है, जिसके बाद जब चतुर्वेदी घर वापस आता है तो देखता है कि उसका टाइपराइटर नीचे पड़ा हुआ है और उसे फिर से किसी बच्चे की आवाज आती है, पर उसे कोई दिखता नहीं। उसी वक्त अचानक से उसका टाइपराइटर अपने आप लिखता है, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अब उसको देखकर उसे बहुत घबराहट होने लग जाती है। तभी चतुर्वेदी को एक बच्चे का जूता मिलता है। अब उसे लगता है कि ये रूम नंबर 404 में रहने वाले किसी बच्चे की शरारत होगी, जहाँ जाने पर उसे उसी जूते का दूसरा पेयर दिखता है जो कि 404 के दरवाजे पर है। अब ये देखकर चतुर्वेदी गुस्से में दरवाजा खटखटाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसी दौरान एक रूम से एक प्रेग्नेंट लेडी बाहर निकल कर आती है और शोर करने के लिए चतुर्वेदी को मना करती है कि चुप रहो, जिसको देखकर चतुर्वेदी मन ही मन बोलता है कि एक और बच्चा इस धरती पर अशांति भंग करने के लिए आ रहा है। फिर चतुर्वेदी को 404 के बाहर एक बच्चों के जूते से भरा रैक दिखाई देता है, जिसके सारे जूते वो पॉलिथीन में डालकर कचरे में फेंक देता है ताकि उन बच्चों को सबक मिल पाए। फिर वो अपने कमरे में वापस आता है। इधर एक अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी रूम 404 में कुछ बच्चों की आत्माओं
को देखकर हंसते हुए चला जाता है, जिसके साथ ही अगले ही पल हम ढेर सारे बच्चों की आत्माओं को चतुर्वेदी के सामने देखते हैं, जिसमें से एक बच्ची की आत्मा चतुर्वेदी का काम तमाम कर देती है। अब इस कहानी को सुनाने के बाद गार्ड अमृता से कहता है कि तब से चतुर्वेदी को किसी ने ना देखा है, ना ही कोई इसके बारे में कुछ जान पाया है। अमृता कहती है कि चतुर्वेदी असल में अपनी ही बीवी और बच्चों से सख्त नफरत करता था। उसे फिडोफोबिया नाम की एक बीमारी थी, जिस कारण वो शायद उनसे दूर जाने के लिए किसी को बिना बताए कहीं चला गया होगा और आज तक उसने किसी से कोई भी संपर्क नहीं किया होगा। ये कहानी तो बस लोगों ने बना ली है, कोई भूत जैसा कुछ नहीं होता, समझे। इतना कहकर अमृता चली जाती है और गार्ड अमृता को देखता ही रह जाता है। अगले दिन अमृता को सपने में वही बच्चों की आत्माएं दिखाई देने लग जाती है, जिसको देखकर वो डर कर उठकर बैठती है। अपनी माँ को देखने के बाद वो दोबारा उस गार्ड के पास जाती है, जो अमृता को रूम नंबर 203 की कहानी सुनाना शुरू करता है। इस कहानी में हम स्वप्ना नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे हमने पहली कहानी के दौरान देखा था। स्वप्ना की बात करें तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। जब उसकी माँ का फोन आता है तो हम उनके बीच की बातों से जान पाते हैं कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तभी स्वप्ना के पिता अपने परिवार को छोड़कर भाग गए थे। जिस सच्चाई को उसकी माँ ने एक्सेप्ट करके अपनी बेटी को बड़ा किया, मगर स्वप्ना की सोच वैसी नहीं है। उसे जो भी चाहिए वो उसको किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी। स्वप्ना का किसी लड़के से पिछले 7 सालों से अफेयर चल रहा था, जो बात उसकी माँ को भी पता थी और यही वजह थी कि स्वप्ना अपनी माँ से अलग इस मेंशन में रहती थी। इसी दौरान हम रेडियो में एक खबर चलते हुए सुनते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक आदमी अपनी पत्नी और 7 साल के बच्चे को मारकर फरार हो गया। इसके बाद स्वप्ना अपनी फार्मेसी के काम पर जाती है, जहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जब चतुर्वेदी उससे दवा लेने आया था। यहाँ स्वप्ना को उसके बॉयफ्रेंड का फोन भी आता है। वो स्वप्ना से कहता है कि आज शाम मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये बात सुनकर स्वप्ना बड़ी खुश हो जाती है कि चलो थोड़ा एंजॉय होगा। इसी दौरान स्वप्ना के साथ काम करने वाली एक औरत उससे कहती है, क्या तुम फालतू की गोलियां खाती रहती हो? तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान लेती? उस शादीशुदा आदमी को छोड़ दो जिसके चक्कर में तुम हमेशा इतनी टेंशन रहती हो। दरअसल एक समय स्वप्ना ने अपने बॉयफ्रेंड को उसकी पत्नी को मार देने के लिए बोला था, पर उस वक्त उसने स्वप्ना की बात नहीं मानी। उसी वक्त अचानक से स्वप्ना देखती है कि सामने से उसकी कोवर्कर फोन पर बात करते हुए चली आ रही है। अब अगर वो अभी आई है तो स्वप्ना सोचती है कि मैं अभी तक किससे बात कर रही थी। और अब शाम को स्वप्ना के पास उसका बॉयफ्रेंड आता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है, पर वो साथ में टेंशन में भी नजर आता है। फिलहाल दोनों कुछ देर रोमांस करने के बाद सो जाते हैं और बीच रात में स्वप्ना को ऐसा एहसास होता है जैसे उसके घर में कोई है। वो देखने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता और यहाँ स्वप्ना काफी सारी गोलियां लेने के बाद सो जाती है। अगले दिन स्वप्ना जब फार्मेसी में जाती है तो वहाँ कुछ पुलिस वाले उससे पूछताछ के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें स्वप्ना के बॉयफ्रेंड की तलाश है, क्योंकि उसने अपनी बीवी और बच्चे का खून कर दिया था। उसके बाद से वो फरार है। ये बात सुनते ही स्वप्ना हैरान रह जाती है, पर साथ ही वो पुलिस वालों से झूठ कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इसके साथ ही वो तुरंत वापस जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी नहा रहा है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड बार बार सिर्फ एक ही बात रिपीट करके बोला जा रहा है कि मैं यहाँ हूँ, ये किसी से मत बताना प्लीज। स्वप्ना बोलती है कि तुम चिंता ना करो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इतना कहकर वो पैकिंग शुरू कर देती है। उसी वक्त स्वप्ना की माँ का फोन आता है, जो कि अपनी बेटी की बातों से समझ जाती है कि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। स्वप्ना अपनी माँ से बात कर ही रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई आता है और स्वप्ना देखती है कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। अब वो बाहर है तो अंदर कौन है, ये सोचकर स्वप्ना दरवाजा नहीं खोलती तो उसका बॉयफ्रेंड बाहर से स्वप्ना को कॉल करता है, जिसे देखकर वो दरवाजा खोल देती है। फिर उसे बाथरूम के अंदर मौजूद शख्स के बारे में बताती है, जिसे जब वो देखने जाता है तभी अचानक से उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो स्वप्ना से मुड़कर कहता है कि बेबी, मैंने बोला था ना कि किसी को मत बताना मैं यहाँ पर हूँ। और उसके इतना बोलते ही चारों तरफ खून ही खून हो जाता है और ये सीन होता है कट। जिसके बाद सुबह वहाँ पुलिस को स्वप्ना की लाश मिलती है, जिसे हथौड़ी से मारा गया है। स्वप्ना की माँ पुलिस से बताती है कि जब उसकी स्वप्ना से बात हुई तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था कि उसके बॉयफ्रेंड ने स्वप्ना की जान ली हो, क्योंकि उसने अपनी बीवी और बच्चे को मारने के बाद उसने अपनी भी जान ले ली थी। यानी कि वो स्वप्ना से मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि शायद उसकी आत्मा ने ही स्वप्ना की जान ली है। इस कहानी को सुनने के बाद अमृता को ये आत्मा वाली बात पर विश्वास होता ही नहीं। वो कहती है कि जिन गोलियों को स्वप्ना लेती थी उससे उसके दिमाग पर काफी फर्क पड़ता था, और जब उसे न्यूज से पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने परिवार को मार दिया, जिसके लिए कभी स्वप्ना ने ही उसे कहा था। हालांकि अपने
बॉयफ्रेंड की मौत के बारे में स्वप्ना को नहीं पता था और इस गिल्ट और बाकी हेलुसिनेशन की वजह से स्वप्ना ने खुद के सर पर हथौड़ी मारकर अपनी जान ले ली। ये बताने के बाद अमृता चली जाती है। अगले दिन वो फिर से गार्ड से कहानी सुनने के लिए आती है, जो कि इस बार उसे रूम नंबर 605 की कहानी बताता है, जहाँ एक ब्रोकर अपने साथ एक पूरे परिवार को लेकर आया है, जिसमें एक पति, उसकी पत्नी राधा और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम चिंटू और लड़की का नाम है दिव्यम्मा, जो कि उसके पिता ने अपनी माँ के नाम पर रखा था क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ राधा के साथ उसके ससुर भी आए होते हैं और राधा के पति ने ही अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा था। राधा के पति और ससुर असली दिव्यम्मा की मौत को भुला नहीं पाए। वहीं राधा की बात करें तो राधा वही लेडी है जिसे हमने स्वप्ना के साथ फार्मेसी में काम करते हुए देखा था। इन्हें जो ब्रोकर लेकर आया है वो अपना पैसा लेने के बाद राधा के पति से बताता है कि इस मेंशन के रूम नंबर 613 में मत जाइएगा, क्योंकि उसमें एक आदमी रहता था जो कि आत्माओं से बातें किया करता था और एक दिन वो अचानक गायब हो गया। इस पर राधा का पति बोलता है कि मुझे पता है। फिर ब्रोकर के जाने के बाद उसके सामने वही बूढ़ा आदमी आता है जिसे हमने चतुर्वेदी वाली कहानी में देखा था। वो कहता है कि मौत एक सच्चाई है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन राधा का पति उसकी बातों को नजरअंदाज करके अंदर कमरे में जाता है, जहाँ खाना वगैरह खाने के बाद वो अपनी बेटी के पूछने पर उसे अपनी माँ दिव्यम्मा की कहानी बताता है, जो कि सारे गाँव वालों के लिए भगवान की तरह थी, क्योंकि वो लोगों के अंदर की बुरी आत्माओं का इलाज करती थी, जिस कारण उसके पास बाहर से भी लोग आया करते थे। पर एक दिन दिव्यम्मा मर गई और उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे से कहा था, मैं वापस जरूर आऊंगी बेटा, फिर हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। इसके बाद अगली सुबह राधा फार्मेसी पर काम करने चली जाती है, जहाँ हम स्वप्ना को देखते हैं। राधा स्वप्ना से बताती है कि मेरी सास की मौत के बाद मेरे पति को न जाने क्या हो गया है, उन्होंने काम धाम पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। वो हर रोज अपनी मरी हुई माँ को वापस पाने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं और इस कारण हमारे ऊपर काफी कर्जा भी हो गया है, जिसे अगर मैंने नहीं चुकाया तो न जाने हमारे साथ क्या क्या होगा। इधर राधा की गैर मौजूदगी में उसका पति और बाकी सभी लोग रूम नंबर 613 में जाते हैं, जहाँ राधा का पति एक रिचुअल करता है। उसकी माँ की आत्मा उसकी बेटी में आ जाती है। फिर जब राधा घर पहुँचती है तो दिव्यम्मा की आत्मा उसकी बेटी के जरिए राधा को उसके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके लिए राधा मान जाती है। और फिर कुछ देर के बाद जब एक नौकरानी आकर देखती है तो उन सभी ने खुद को फांसी लगा दी है, यानी सभी मारे गए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद गार्ड अमृता को एक डायरी देता है, जिसमें राधा के पति के द्वारा किए गए रिचुअल के बारे में हर चीज लिखी होती है, जिसे देखकर अमृता कहती है, क्या बकवास है, उन सभी ने खुद की जान कर्ज की वजह से ली है। और राधा का पति हमेशा अपने बच्चों को अपनी माँ की कहानी सुनाया करता था, जिस कारण उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। इतना कहने के बाद अमृता गार्ड को उसकी आंख पर लगाने के लिए एक दवा देकर चली जाती है, जिसके साथ ही कहानी अगले दिन सुबह पर जाती है, जहाँ अमृता की माँ की देखभाल कर रही नर्स को कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो बुरी तरह डर जाती है। हालांकि अमृता इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो इसे नर्स का वहम मानकर दोबारा से गार्ड से अगली कहानी सुनने के लिए चली जाती है, जो कि इस बार रूम नंबर 409 की कहानी बताता है। इस रूम में हम राधिका नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक क्लासिकल डांसर है। डांस करते वक्त वो जब अपने आप को शीशे में देखती है तो उसकी परछाई अलग तरह से बर्ताव करने लगती है। वो राधिका को चोट पहुंचाने लग जाती है, जिसके साथ ही राधिका की आंख खुलती है, यानी कि उसका ये बुरा सपना था। और ये सपने राधिका को तब से आ रहे हैं जब से वो प्रेग्नेंट हुई है। साथ ही राधिका की बात करें तो हमने उसे पहली वाली कहानी में भी देखा था, जब वो चतुर्वेदी को शोर मचाने के लिए डांट रही थी। राधिका ने प्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी डांसिंग छोड़ दी है और उसे हर समय लगता रहता है जैसे कि कोई उसकी फोटो खींच रहा है, जिसके बारे में वो अपने पति से बताती है। मगर वो राधिका की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और उसके लिए एक पार्सल भेजता है जिसमें एक डॉल मौजूद है। राधिका उस डॉल को बाकी डॉल्स के साथ रख देती है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि उनमें से एक डॉल अपने आप ही हिल डुल रही है। अब राधिका डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है, जहाँ उसे फिर से ऐसा लगता है कि कोई उसकी फोटो खींच रहा है। राधिका को डरा हुआ देखकर डॉक्टर राधिका से कहता है कि तुम्हें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, बाकी तुम्हारे पास्ट के बारे में तो तुम्हारे पति को भी पता है, फिर तुम्हें किस बात का डर है। डॉक्टर राधिका को एक हिप्नोटिक डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, ताकि उसे जो अनजाना डर है वो दूर हो सके। राधिका से डॉक्टर उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर राधिका कहती है, मैं एक क्लासिकल डांसर थी और मेरा करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब एक दिन राधिका की जिंदगी में एक राजू नाम का लड़का आया, जो कि फोटोग्राफर था और वो हमेशा राधिका की फोटोज लेता रहता था। राधिका बिना शादी के ही राजू के बच्चे की माँ बन जाती है, जिससे राजू बहुत ही खुश था और उसने राधिका को एक डॉल भी ला कर दी, जिसे हमने हिलते हुए देखा था। राजू उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता था, मगर राधिका अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और उसने राजू को बिना बताए अपना एबॉर्शन भी करवा लिया था। जब राजू को पता चली तो वो राधिका को छोड़कर चला गया और उसने फिर शायद अपनी जान दे दी, क्योंकि वो चाहता
चाहता था कि उसका बच्चा जन्म ले, लेकिन राधिका ने ऐसा नहीं होने दिया। अब डॉक्टर राधिका को कुछ दवा देता है और कहता है कि अगला सेशन हम कल करेंगे। राधिका जब घर जाती है तो देखती है कि कोई उसे लगातार उसकी फोटोज भेज रहा है, जिस नंबर पर जब वो कॉल करती है तो वो लगता ही नहीं। और इस बात से राधिका बुरी तरह डर जाती है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जिसके साथ हम वहाँ राधिका के सामने राजू और उसकी बच्ची की आत्मा को देखते हैं, जो कि राधिका को अपने साथ लेने के लिए आए हैं। और अगले ही पल हम राधिका को वहाँ मरा हुआ पाते हैं, जिसके साथ ये कहानी होती है खत्म। इस कहानी को भी सुनकर अमृता को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि राधिका जब दोबारा माँ बनी तो उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। इस टेंशन और अकेलेपन की वजह से उसे राजू और अपनी बच्ची की आत्मा दिखाई दी, और क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था, इस कारण वो इस डर में भी अकेली थी और डर की वजह से उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और बेचारी राधिका की मौत हो गई। अब अमृता शाम होने पर अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ उसका गार्ड उसे कुछ और बताता है और सीसीटीवी के बारे में भी कुछ बता देता है। जिसके बाद वो जब अपने पिता के कमरे में जाती है, वहाँ किसी ने सारा सामान अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है, और साथ ही यहाँ अमृता को अपने बचपन की पुरानी ड्राइंग्स देखकर अपने पिता के साथ बिताए हुए कुछ पल और उनकी बातें याद आती हैं। वो अमृता से कहते हैं कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे पुकारना और मैं वहाँ हाजिर हो जाऊंगा। यहीं पर अमृता को कालिदास की एक डायरी मिलती है, जिसमें मेंशन 24 के बारे में लिखा हुआ था। असल में मेंशन के रूम नंबर 24 में कालिदास और जयप्रकाश एक्सक्यूवेशन का काम कर रहे थे। वहाँ पर कालिदास को एक बॉक्स मिला था, जिसे जब उसने घर लाकर देखा तो उसमें उसको एक पेपर मिला, जिसमें किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। असल में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को उस जगह किसी कीमती चीज के मिलने का अंदेशा था, और इस पेपर को अच्छे से स्टडी करने के बाद कालिदास मेंशन में कुछ चेक करने जाता है। जिसके साथ ही कहानी आती है प्रेजेंट में, और अमृता ये सब जानने के बाद मेंशन के रूम नंबर 24 में आती है। मगर मेंशन में जाने से पहले अमृता को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो अमृता से कहता है कि तुम अपना हर एक कदम आराम से बहुत ही सोच समझ कर रखना। उसकी बातें सुनने के बाद अमृता अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि रूम नंबर 24 में ताला लगा हुआ है, जो कि उससे टूटता ही नहीं। इसलिए वो अगली कहानी सुनने के लिए गार्ड के पास चली जाती है, जो अमृता को रूम नंबर 307 की कहानी सुनाता है। ये कहानी लिली नाम के एक साइको किलर की थी। लिली असल में वही लड़का था जिसे हमने स्वप्ना की फार्मेसी में देखा था, जब वो कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए आया था। लिली असल में एक स्कल्पचर आर्टिस्ट था। वो एक लड़की का सुंदर सा स्कल्पचर बनाता है और उसे जैजी नाम देकर दीवार पर लगा देता है, जहाँ उसने इस तरह और भी कई सारे स्कल्पचर्स लगाए होते हैं। फिलहाल लिली असल में रोज अलग अलग धंधा करने वाली लड़कियों को अपने घर लाकर उन्हें मार कर उनके मांस को बेचा करता था, यहाँ तक कि वो उनके मांस को एक फ्रीजर में स्टोर में रखता था। इसके बाद वो एक सुल्ताना नाम की लड़की को अपने घर लेकर आता है, जो कि जैजी के स्कल्पचर को देखकर लिली की काफी तारीफ करती है कि काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद लिली सुल्ताना को बिना बताए अपनी बनाई एक डिश उसे खिलाता है, जो उसने इंसानी मीट को यूज करके बनाई होती है। फिर वो ड्रिंक में बेहोशी की दवा डालकर सुल्ताना को पिलाने की कोशिश करता है, पर उसे वो नहीं पीती और वो ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। फिर दोनों जब रोमांस कर रहे होते हैं, तभी सुल्ताना को जैजी का भूत दिखाई देता है, जिस कारण वो काफी डर जाती है। और जब लिली उसको देखने के लिए जाता है तो वहाँ जैजी का स्कल्पचर नहीं होता। अगले ही पल उसके सामने जैजी की आत्मा आ जाती है। वो लिली को तुरंत मार भी देती है। अब ये सब सुल्ताना ने भी देखा था, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। साथ ही उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ चुका था, जिस कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कहानी खत्म होने के बाद इस कहानी के सबूत के तौर पर गार्ड अमृता को एक न्यूज़पेपर देता है, जिसमें सुल्ताना की खबर छपी होती है। वो अमृता से कहता है कि शायद अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, इसलिए कुछ चीजों पर कभी सवाल नहीं करना चाहिए। अमृता उससे कहती है कि मैं कल आपसे आकर मिलूंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो सुल्ताना के बारे में अच्छे से पता लगाने के बाद गार्ड से आकर मिलती है और उसे बताती है कि असल में कल आपने जो कहानी सुनाई वो सुल्ताना की नहीं बल्कि राजिया की थी, जो कि सुल्ताना की बहन थी और वो सुल्ताना की तरह यही काम करती थी, जिसे एक रात लिली अपने साथ लेके गया। और सुल्ताना ने उस वक्त उसकी गाड़ी देखी थी। अब जब उसकी बहन वापस नहीं आई तो सुल्ताना ने अपनी बहन को बहुत ढूंढा, पर उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की, और आखिर में सुल्ताना को लिली के साथ उसके घर जाने का खतरा उठाना ही पड़ा। असल में जैजी ही उसकी बहन राजिया थी, जिसे लिली ने मार दिया था, और उसी का मांस अनजाने में सुल्ताना को उसने खिलाया था, क्योंकि सुल्ताना ने फ्रीजर रूम में अपनी बहन का कटा हुआ हाथ देख लिया था, जिसमें उसने सुल्ताना का नाम टैटू करवाया था। अब सुल्ताना लिली से लड़कर अपनी बहन का बदला तो ले नहीं सकती थी, इसलिए उसने ये भूत वाला ड्रामा किया और मौका मिलते ही लिली को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही बचने के लिए उसने पागलपन का ड्रामा किया, जिससे वो कुछ दिन में ही बाहर आ गई, और ये सब अमृता को सुल्ताना ने ही बताया था। इस कहानी की असलियत सुनकर गार्ड अमृता से इम्प्रेस हो जाता है
और वो अब उसे मेंशन में जाने से नहीं रोकता। फिर अमृता के मांगने पर उसे वो रूम नंबर 24 की चाबी दे देता है, जिससे अमृता तुरंत उस कमरे में जाती है। वहाँ उसको एक कब्र से एक हाथ निकलते हुए दिखता है, साथ ही पायल की आवाज भी आती है। लेकिन इससे अमृता डरती नहीं, बल्कि वो उस कब्र को खिसकाती है। उसके नीचे एक बेसमेंट का रास्ता है, जिसमें जाने पर अमृता को एक दीवार पर एक लाल धागा यानी कलावा दिखता है, जिसे देखकर वो उस दीवार को थोड़ा सा तोड़ती है। उसके अंदर अमृता को अपने पिता कालिदास की लाश मिलती है, जिन्हें किसी ने मारकर दीवार में चुनवा दिया होता है। इसी के साथ अमृता के सामने वही गार्ड आता है जिसका असली नाम है सीताराम, और असल में वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर था। वहाँ उसके साथ हम पुलिस ऑफिसर जिसके पास अमृता गई थी और जयप्रकाश भी होता है। उन्होंने ही अमृता के मेंशन में जाने के बारे में सीताराम को बताया था, और सीताराम ने सिर्फ उसे डराने के लिए ही अमृता को ये सारी कहानियां सुनाई थी। हालांकि अमृता को सीताराम के बारे में पहले से ही पता था, वो तो बस यहाँ अपने पिता का पता लगाने आई थी। असल में कालिदास, जयप्रकाश और सीताराम को ये पता था कि इस मेंशन के नीचे कोई खजाना दफन है, जिसका पता कालिदास ने लगा भी लिया, पर जयप्रकाश और सीताराम सारा खजाना अपने पास ही रखना चाहते थे। वैसे वो कालिदास को भी इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन कालिदास इसके बारे में सरकार को बताना चाहता था, जो कि इस मेंशन के रूम नंबर 24 के 100 फीट नीचे था। अब कालिदास की ईमानदारी के चलते सीताराम ने उसकी जान ले ली और उसे दीवार में चुनवा दिया। इस मेंशन के डरावने होने की अफवाह पहले ही फैली हुई थी। सीताराम ने फिर कालिदास के गद्दार होने की अफवाह भी पूरी जगह फैला दी। अब अमृता देखती है कि सीताराम के आदमियों ने पैरों में पायल पहन रखी है, यानी कि वो अमृता को डरा रहे थे। यहाँ तक कि उसकी नौकरानी ने जो देखा था वो भी सीताराम के आदमियों का ही काम था, और उसके घर में भी वो लोग कालिदास की उस डायरी को ढूंढने आए थे जो कालिदास के रूम से अमृता को मिली थी। सीसीटीवी में उन सभी को अमृता ने देख लिया था। अब वो लोग अमृता को बुरी तरह मारते हैं, मगर तभी कालिदास की आत्मा अमृता के सामने आ जाती है, जिसके साथ ही अब अमृता के जरिए वो सभी को मार डालते हैं। इसके बाद कालिदास की आत्मा अपनी पत्नी को ठीक करती है, जो कि अब चलने लग गई है। फिर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही कालिदास की सच्चाई सबके सामने भी आ गई है, जो कि लोगों के लिए गद्दार से अब एक हीरो बन गया है। इस कारण उसकी जगह अमृता को दी जाती है, साथ ही उसे अवार्ड भी दिया जाता है। अब इस मेंशन के खजाने के बारे में सभी को पता चल चुका है, तो फिर से अमृता के सुपरविजन में इसके एक्सकवेशन का काम शुरू किया जाता है, जिस दौरान उसको एक सिक्का मिलता है जिसमें नाग बने हुए हैं। उसे देखते ही बाकी लोग अमृता से कहते हैं तुम इसे छोड़ दो, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और एक अदृश्य शक्ति अमृता के अंदर घुस जाती है, जिसके साथ वहां जमीन पर हम एक छोटा सा होल भी देखते हैं। दरअसल जैसा नागों का सिंबल हमने उस कॉइन में देखा था, उससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ तो कोई खजाना पक्का मौजूद है, जिनकी रक्षा इस तरह के नाग कर रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि पुराने और काफी कीमती खजानों की रखवाली नाग करते हैं, और उसे वही हासिल कर पाता है जो इसे लायक हो। हालांकि दोस्तों इस पॉइंट पर ये सीरीज खत्म हो जाती है, यानी कि आगे क्या होगा ये इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। तो जैसे ही वो आएगा हम उसको आपके सामने लेकर आ जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।